देखियोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद द कंसंट्रेशन। उसका जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो बतानी है तेको सबसे पहले, और फिर तेको ये बताना है कि डाइल्यूशन के साथ उस पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो इसमें देख सबसे पहले क्या देखना है, कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है कब, जब हम उस सॉल्यूशन को 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की ट्यूब के अंदर रख देते हैं। जब हम किसी भी सॉल्यूशन को 1 सेंटीमीटर लेंथ की ट्यूब और 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन हो जिस भी ट्यूब का या यूटेंसिल का, तो उस ट्यूब उसकी जो कंसंट्रेशन होती है बेसिकली वो क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं कप्पा से, KAPPA, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं कप्पा से। और कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इन्वर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी होती है अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो अब फ्लो ऑफ करंट का अपोजिशन क्या है, रेजिस्टिविटी, तो इसका उल्टा क्या होगा, करंट कितना ज़्यादा फ्लो कर पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी। अब देख कंसंट्रेशन को, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के अंदर वाटर ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं। अब हम वाटर को ऐड कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसकी जो डाइल्यूट करने से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने से क्या होता है, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ कर सकती है। कंसंट्रेशन को तूने अगर डिक्रीज़ किया तो तेरी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी। देख अब कंसंट्रेशन के डिक्रीज़ करने से क्या होता है, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। और चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो कंडक्टिविटी भी तेरी डिक्रीज़ ही करेगी। अब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़। तो इसीलिए जो करंट कैरी करेंगे, कंडक्टेंस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ करंट। करंट का कितना फ्लो हो रहा है, तो जितने कम नंबर ऑफ आयंस होंगे वो कम करंट फ्लो करेंगे। अब एग्जांपल ले सकता है, सपोज 10 आयंस है तेरे पास, तो वो कितना करंट का फ्लो करेंगे, और एक तेरे पास 100 आयंस है तो वो ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे, और जो बेसिकली 10 आयंस है वो कम करंट फ्लो करेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, कंडक्टेंस को हम शो करते हैं कि कंडक्टेंस जो है हमारी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है कंसंट्रेशन के डिक्रीज़ करने से। ठीक है, ये था कंडक्टिविटी के बारे में। अब नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ solution at a given concentration is the conductance of volume V of a solution। उसके अंदर ना हम लोग वॉल्यूम स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे और नंबर ऑफ मोल्स या कुछ और स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे। इसके अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को भी स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने सारी वॉल्यूम स्पेसिफाई कर दी है, कंडक्टेंस में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो स्पेसिफाई कर दिया। मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के अंदर यही डिफरेंस होता है, इसमें हमने वॉल्यूम को सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को स्पेसिफाई कर दिया। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम स्पेसिफाई कर चुके हैं, बाकी सब कुछ सेम है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड और यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब वही 1 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की ये सेम डेफिनेशन तुझे याद ही करनी पड़ेगी। मोलर कंडक्ट बस समझने का क्या को यहाँ ध्यान देना है कि मोलर कंडक्टिविटी के अंदर हम जो मोल्स हैं वो स्पेसिफाई कर देते हैं और वॉल्यूम स्पेसिफाई कर देते हैं। बट अगर हम अपनी और किसी कंडक्टिविटी की बात करें, हमने नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात करी, तो हमने वहाँ पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को स्पेसिफाई नहीं किया था। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एन कापा ए ओवर एल। अब ये कापा क्या है, ये देख, अब यहाँ पे ये तो क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी हो गई, लैम्डा एम तो मोलर कंडक्टिविटी। कापा क्या है, ऊपर अभी पढ़ाई है कंडक्टिविटी। कापा क्या है, कंडक्टिविटी है। और ये क्या है, ए क्या है, एरिया, और एल क्या है, लेंथ। ठीक है,
तो ये चीज़ें अभी ध्यान रखिए। लैम्डा एम इज़ मोलर कंडक्टिविटी, काप्पा इज़ कंडक्टिविटी, ए इज़ एरिया एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब तूने कंडक्टिविटी पे देखा कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी को देखेंगे। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। अगर तू डाइल्यूशन करेगा सॉल्यूशन का, वाटर ऐड करेगा, कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करेगा बेसिकली, तो क्या होता है, डिक्रीज़ इन कंसनट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो क्या होता है, जो टोटल वॉल्यूम है, हमने इसमें V स्पेसिफाई कर रखी है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और डाइल्यूट करने पे क्या होगा कि जो मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा है, उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होगा, दिस इज बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन। वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, डाइल्यूट करेगा, पानी ऐड करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इन डाइल्यूशन करने से क्या होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो इंक्रीज़ करेगा, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने से हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। समझ आई। अब ये जो ये लैम्डा एम है, ये तेरा क्या, मोलर कंडक्टिविटी, और √C क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। तो इसका जो प्लॉट होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। अगर ये CH3COH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, तो इस तरीके से कुछ वेरिएशन शो होती है। जो ये ग्राफ है ये कुछ ऐसे बनता है, ये ग्राफ बनाया, ये 3 नंबर में जनरली ये क्वेश्चन आता है। डिफाइन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ ऑफ देम। मोलर कंडक्टिविटी पे क्या होगा, डाइल्यूट करने से, डाइल्यूशन से कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, लेकिन कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बस नॉर्मल सा रीज़न है, बहुत सिंपल सा रीज़न है। उसके लिए जो कंडक्टिविटी के लिए क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएंगे, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाएगी। और इसके अंदर कंडक्टिविटी के अंदर बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, कंडक्टिविटी के अंदर जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा डाइल्यूशन करने से। डाइल्यूट करने से ये चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो क्या होगा, हमारा कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये ग्राफ हम जनरली पता है, उसके अंदर दोनों पे ही सेम इफेक्ट होता है, इस पर थोड़ा सा अलग अलग इफेक्ट होता है, इसलिए हम ग्राफ की हेल्प से ये शो कर देते हैं। तो ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये था तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देख, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl, कंसंट्रेशन दे दी एट 298 केल्विन इज दिस, कैलकुलेट देयर मोलर कंडक्टिविटी। देख, अब देखो क्या दे रखा है, एक तो कंसंट्रेशन दे रखा है सबसे पहले, और कंडक्टिविटी दे रखा है। कंडक्टिविटी दे रखा है मतलब कापा की वैल्यू दे रखी है तेरे को, ये 0.0248, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.20 मोलर। तेरे को क्या निकालना है, तेरे को मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम क्या होता है, कापा इंटू A/L। ठीक है, ये बात तुझे पता है। इसमें तेरे पास कापा है, मोलर कंडक्टिविटी है और कंसंट्रेशन है, तो अब तू कैसे निकालेगा, देख। मोलर कंडक्टिविटी का एक तो तूने फॉर्मूला ये देखा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू A/L। या एक काम करियो योगी, सबसे पहले इस फॉर्मूले को रहने दे, इसको मत याद रख, इससे बेटर है तू यही याद रख, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/C। यही तेरा फॉर्मूले में यूज होगा, तो हर जगह तुझे यही फॉर्मूला यूज़ होगा और तू यही फॉर्मूला ध्यान रख। ठीक है, दो फॉर्मूले याद रखिएगा, परेशान होगा, इससे बेटर यही है, यही ध्यान रख ले, कापा इंटू 1000/C। समझ आ गया। अब यहाँ पे यही चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें तेरे को दे रखी है, सीधा ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। कंसंट्रेशन दे रखी है, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000/C। तो ये ध्यान रखिए, मोलर कंडक्टिविटी अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं दे रखा तो इस तरीके से यूज़ होगी, और मोलर कंडक्टिविटी अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन तेरे को दे रखा है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है तो वो जैसे तूने H पॉजिटिव और CH
HCOH नेगेटिव की दोनों को ऐड करके निकाली थी, वो कब निकलती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालेगा। और ये नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी है, नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी काप्पा इंटू 1000/C के फॉर्मूले की हेल्प से निकाली जाती है। ठीक है, अब बाकी सब को दे रखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। अब काप्पा की वैल्यू दे रखी है, यही कर रखा है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर देख लीजिए 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन क्या दे रखी है 0.2 मोलर, इसको डिवाइड कर ली, तीनों को ऐड करके डिवाइड करके सॉल्व करेगा तेरे पास यही आंसर आएगा 124 करके देख लियो, अगर ना आए तो फिर आपको बता दी, बस बाकी सब कुछ सेम था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे 3.90 यहाँ पे मेंशन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl, ये क्या दे रही है 0.01 मोलर का मतलब क्या है, कंसनट्रेशन एट 298 केल्विन इज 1500 मोल, मतलब ये तो रेजिस्टेंस दे दी और ये क्या दे दी, कंडक्टेंस दे दी। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी इज 0.01 मोलर, if the conductivity of 0.001 molar solution at 298 Kelvin is this, मतलब कंडक्टिविटी काप्पा तेरे को दे दिया। ठीक है, अब देख एक बात और ध्यान रखनी है, देखो कंडक्टिविटी तेरे को दे दी, रेजिस्टेंस तेरे को दे दी, जो तेरी कंडक्टिविटी होती है वो किसके इक्वल होती है, कंडक्टिविटी किसे नोट करते हैं हम, काप्पा से। ठीक है, काप्पा एक तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, और काप्पा क्या होता है, देख कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला तो मैंने तेरे को तब बता दिया जब तूने डेफिनेशन पढ़ी थी, और एक कंडक्टिविटी जो हमारी काप्पा होती है वो होती है 1/r इंटू L/E। ठीक है, और जो ये L/A होता है ना, ये होता है सेल कांस्टेंट, ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो तेरे से क्वेश्चन में ये सेल कांस्टेंट निकलवा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट तुझे निकालना है, तो तेरे पास काप्पा की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, दोनों वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। देख क्वेश्चन में सीधा सीधा देख, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, जिसकी कंसनट्रेशन ये है और क्या दे रखा है, कंसनट्रेशन के बाद रेजिस्टेंस दे रखी है और उसके बाद सेल कांस्टेंट निकालना है। व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट, मतलब L/A निकालना है तेरे को। इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ द KCl सॉल्यूशन इज दिस, कंडक्टिविटी दे रखी है देखो, और मैंने अब ये बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1/r L/A। L/A तेरा सेल कांस्टेंट है, सपोज सेल कांस्टेंट को मैं x लिख दूँ तो इसको उधर ले जाऊँ, काप्पा इंटू r किसके इक्वल होगा, x का मतलब यहाँ पे क्या है, सेल कांस्टेंट, CC लिख दूँ चाहे सेल कुछ भी लिख लें, सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे देख क्या कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, कंडक्टिविटी की वैल्यू लिख रखी है डायरेक्ट क्वेश्चन से, रेजिस्टेंस की लिख रखी है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू काप्पा इंटू r, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रखा है और आंसर निकाल रखा है। ठीक है, अब ना जो जो इनकी यूनिट्स दे रखी है, जैसे इसमें सेंटीमीटर इन्वर्स यूनिट दे रखी है, तो ये सेंटीमीटर इन्वर्स याद रख लियो कि ये सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर इन्वर्स। सेंटीमीटर इन्वर्स क्या है, सेल कांस्टेंट की यूनिट है। तो यहाँ पे जो जो जहाँ जहाँ पे जो यूनिट दे रखी है ना उनको भी याद करता चाहिए, जैसे यहाँ सेंटीमीटर इन्वर्स है, यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स मोल इन्वर्स है, एस का मतलब क्या होता है, साइमन, एस का मतलब क्या होता है, साइमन, लिख लियो ये चीज़, एस इज SIEMEN। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कई बार ना ये यूनिट ना लिखने का आधा नंबर कट जाता है, बेमतलब में सारा क्वेश्चन ठीक हो और आधा नंबर कट जाए। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है चाहे मोलर कंडक्टिविटी का नॉर्मल इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला नहीं दूसरा, तो ये 2 नंबर में आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अब तुझे ना ये बताना है कि इसमें क्वेश्चन कट रहा है, ये है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए 1 मोल Al3, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, तुझे क्या बताना है, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज का अमाउंट रिक्वायर्ड है इसको कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। मतलब एक फॉर्म मतलब ये है कि Al3 1 मोल Al3 पॉजिटिव को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बात तुझे यहाँ पे बतानी है।
अब देख एक चीज़ ना यहाँ पे ध्यान रख, अब ये तू जो कह रहा था कि मेरे को समझ नहीं आता कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो तुझे इनकी वैल्यू समझनी ही पड़ेगी अब, क्योंकि फिर वरना इस क्वेश्चन में ये एक नंबर में आ जाता है, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। अब इसके अंदर क्या करेगा, जैसे जो ये फर्स्ट है Al3 पॉजिटिव है, किस में चेंज हो रहा है, Al के अंदर, Al3 पॉजिटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको कितने अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फेराडे। 3 को 96500 से मल्टीप्लाई कर दियो तो जो तेरा आंसर आएगा वो यही होगा। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो, ये 96487 का रखा है, ये 96487 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, बट हम इसको जनरली राउंड ऑफ करके 96500 लेके ही क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, वो गलत नहीं होती। अगर तेरे को ज़्यादा है याद रखनी है तो ये भी याद रख ले और अच्छा आंसर आ जाएगा, बट गलत दोनों ही नहीं होते, 96500 वाले से भी जो आंसर निकलेगा वो कोई गलत नहीं कर सकता। समझ आ गई। अब ये चीज़ यहाँ पे बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, Al3 पॉजिटिव को Al में चेंज करना है, तो 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा Al में चेंज होने के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितना अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, 3 फेराडे। 3 को 96500 से मल्टीप्लाई कर दे, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, कूलम में आएगा, सी लिखियो साथ में आंसर के, वरना फिर यूनिट नहीं लिखी जाएगी। अब सेकंड क्या है, नेक्स्ट है तेरे को क्या करना है, Cu2 पॉजिटिव को Cu में चेंज करना है। अब Cu2 पॉजिटिव Cu में जाएगा तो 2 पॉजिटिव 0 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितने फैराडे करंट चाहिए, 2 फैराडे। तो अब 2 को 96500 से मल्टीप्लाई कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही कर रखा है यहाँ पे, 2 को 2 फैराडे, 2 को 96487 या 96500 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रखा है उसको सी में लिख रखा है, मतलब कूलम में लिख रखा है। अब देख, अब ये ना थोड़ा सा आता जनरली यही है, थर्ड पार्ट, ऊपर वाले दोनों तो बहुत आसान हो जाते हैं तो कम आते हैं, ये तीसरे वाला आने वाला इंपॉर्टेंट है। 1 मोल MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में चेंज करना है। देख, अब पहले ना तेरे को MnO4 नेगेटिव जैसे हम रिडॉक्स में निकाला करते थे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मान लिया X, MnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने मान लिया क्या है, X। ठीक है, और अब मुझे पता है एक ऑक्सीजन के ऊपर, देख एक सेकेंड, ये विड्थ बढ़ गई है। अब MnO4 नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मान ली X है, ये रिडॉक्स में हम जैसे निकाला करते थे वैसे ही निकाली जाएंगी, एक बार इसको समझ ले। और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो X -2, और कितने ऑक्सीजन है, 4 इंटू 4, किसके इक्वल होगा, जितना इस पे चार्ज है, कितना चार्ज है, -1, इट वुड बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब x -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -1, x -4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू -1, x किसके इक्वल होगा, ये माइनस का इधर साइड उधर जाएगा, प्लस का -1 + 8, ये किसके इक्वल आ जाएगा, +7 के। तो Mn पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो +7 आ गई। ये बात अच्छे से समझ लिया, अगर ये बात समझ आ गई तो ये हो गया। और ये क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांस होते हैं 1 मार्क्स में, सर यही देते हैं, क्योंकि बाकी में तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से विजिबल है। Al3 पॉजिटिव Al में जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि समझ नहीं आता कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जैसे कैसे निकाली जाएगी, अब Mn सिर्फ एक एटम तो दे नहीं रखा कि तू डायरेक्ट माइनस ले ले, Mn की निकालनी है, तो Mn की मैंने x मान ली। अब Mn की x मान ली तो x मानने के बाद ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होती है, ये हमेशा फिक्स होती है। तो एक ऑक्सीजन की -2, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देगा इसको, x -8 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8, Mn पे क्या आ गई, +7। अब यहाँ पे यहाँ तक समझ आ गया तो आगे चलते हैं। अब Mn पे क्या आ गई, +7, किस में चेंज हो रहा है, +2 में, Mn +2, और 7 में से 5 के 7 में से 2 गए तो कितना बचा, 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5। दोनों की जो स्टेट है ना उसके डिफरेंस जो होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। जो दोनों पे ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है उनका जो डिफरेंस होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 5 यूज़ करेंगे। अब देख, अब आगे 5 फेराडे ऑफ कितना अमाउंट ऑफ, यहाँ पे 5 आ गए
तो कितना करंट रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड चार्ज या रिक्वायर्ड चार्ज लिख ले। रिक्वायर्ड चार्ज कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 फैराड है, 5 × 96500, ये तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा वो कूलम में लिखियो, तभी तेरा आंसर वैलिड माना जाएगा।